मैं बता रहा था आप लोग को फ्लेम कलरेशन क्या होता है। फ्लेम कलरेशन एक्चुअली अगर इन मेटल्स को फ्लेम के ऊपर बर्न किया जाए, ये मेटल्स हैं और इनको फ्लेम के ऊपर जो है जला दिया जाए, तो ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं वो देखिए। फ्लेम का मतलब ये फ्लेम में बना दे रहा हूं, ठीक है। ओके, और अगर इन मेटल्स को इसमें से किसी भी मेटल को इसके ऊपर बर्न किया जाता है, तो ये जो होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, देखो होता क्या है कि एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज जो होता है वह दूसरों के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, और बड़ा होने के कारण, ये साइज में बड़ा होने के कारण इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने से इजिली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि होता क्या है, न्यूक्लियस से ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे ही जो होता है वो फोर्थ ऑर्बिट होता है। आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करते हैं तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। लोअर एनर्जी हायर एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये जंप करते हैं, ये किसी भी ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल की तरफ ट्रेवल करता है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और ये हम लोग जब फ्लेम के ऊपर जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फ्लेम क्या होता है, फ्लेम एक्चुअली पहले हीट देता है, मतलब बहुत कम जो है वो हीट प्रोवाइड करता है, और उसके हीट में जो होती है वह कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होता रहता है ना। ये कॉन्टिन्यूअसली बर्न होता नहीं है फ्लेम। तो जब एनर्जी इसे मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, एंड उस अगर एनर्जी फिर से कम होगी तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वह पूरी तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, उसके ऑर्बिटल से बाहर चला जाएगा। वह इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी कम होने पे वह क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल में लौट के जाता है। लोअर एनर्जी लेवल में जब लौट के जाता है तो होता क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन रिलीज होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर पर्टिकुलर रेंज में जाता है, किस पर्टिकुलर रेंज में, किस पर्टिकुलर रेंज में जाता है, विविग्योर। आप लोग जानते हो कि विविग्योर क्या होता है। विविग्योर का मतलब समझ रहे हो ना, विजुअल रेंज में ये विजुअल रेंज के लाइट होते हैं। क्या होता है फुल फॉर्म, वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और कलर। ठीक है, अगर इस रेंज में चला गया वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हमें हमारी नजरों को वो दिखाई देता है। मैं आप लोगों को बताऊं, देखो होता है फ्लेम कलरेशन में हीट मिलने से इलेक्ट्रॉन यहां से मूव तो करता है, लेकिन मात्र 10 नैनो सेकेंड के लिए, 10 नैनो सेकेंड के लिए जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है फ्लेम के ऊपर एनर्जी देने से, एंड फिर से जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बैक साइड में आ जाता है। 10 नैनो सेकेंड का मतलब कितना, 10⁻⁸ सेकेंड लगभग, इतना सेकेंड वापस लौट के चला आता है। और जब वो वापस लौट के आता है तो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, और एनर्जी अगर रिलीज करता है तो हमें हमारी आंखों को दिखाई देता है। और आप लोग जानते हो कि इधर से इधर जाने पे लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करती है, एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। जब एनर्जी कम रहेगा तो रेड कलर दिखाई देगा, फ्लेम का एनर्जी कम रहेगा तो रेड कलर दिखाई देगा, फ्लेम का एनर्जी और ज्यादा होगा तो वो जो होगा ऑरेंज होता चला जाएगा, येलो, ग्रीन, ऐसा कुछ। अच्छा, फ्लेम का भी एक पर्टिकुलर कलर होता है, पर्टिकुलर कलर पे अगर हम लोग इनको जलाते हैं, आप लोग जानते हो कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन होता है। E=H/c/λ होता है, यानी कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी जितना ही ज्यादा रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही लैम्डा उसका कम होगा, लैम्डा कम होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगा। कुल मिला के कहने का ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, इतनी बात समझ में आया। अब ये देखो, हाँ बोलो। होता क्या है कि इसके पास तो कितने सेल होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप लोग देखो, कहाँ चला गया, नीचे कर दूं। अगर हम लोग एल्कली मेटल की बात करें तो लिथियम जो होता है वह क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड कलर का कलर शो करता है। जो सोडियम होता है वह रेड येलो कलर का होता है, रेड येलो कलर का होता है। पोटेशियम जो होता है वह पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का नहीं होता है, ये वायलेट कलर का होता है। और रुबिडियम को जब बर्न किया जाता है फ्लेम के ऊपर तो ये रेड वायलेट कलर का होता है, रेड वायलेट कलर का होता है। और सीजियम को जब बर्न किया जाता है तो ये वायलेट कलर का होता है। और यहाँ पे लगभग ब्लूइश कलर का दिखाई देता है, वायलेट ब्लूइश कलर का दिखाई देगा, ब्लूइश। तो ये कलर आप लोगों से पूछा जाता है, याद रखने की जरूरत है। मैं बता दूं कि जो लिथियम होता है रेड कलर का शो करता है, रेड कलर मतलब ये वाला रेंज में जाता है। क्यों? होता क्या है कि लिथियम का साइज बहुत ही छोटा होता है,
और लिथियम साइज छोटा होने के कारण एनर्जी डिफरेंस जो होता है, एनर्जी डिफरेंस का गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है। एनर्जी डिफरेंस का गैप बहुत कम होने के कारण लैम्डा की वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो लिथियम का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। लिथियम का साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाता है और फिर से इसके ऊपर साइज छोटा है तो फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत अटैक कर लेगा। हाँ या ना? आप लोग जानते हो कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी गैप की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो लिथियम का साइज छोटा होने के कारण एनर्जी गैप की वैल्यू कम होगी, और कम होगी तो क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू कम होगी। एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो। लैम्डा की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो रेड कलर शो करेगा। हाँ या ना? जी सर। हाँ सर। तो मैं यहाँ पे सबका रीजन तो नहीं लिखूंगा, लेकिन एक का रीजन लिख दे रहा हूं। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ lithium, the energy difference is very less. Is very less. एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। दैट्स वाई lambda is more. Therefore, it's so red color. Red color. ये रेड कलर शो करता है। आइए अब हम लोग एल्कली मेटल तो देख लिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी देख लेते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन आते हैं? तो बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब के सब एल्केलाइन अर्थ मेटल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब देखो इसमें आप लोग को मैं बता दूं सबसे पहले कि ये बेरिलियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो द फ्लेम कलरेशन। क्यों ऐसा होता है? इनको फ्लेम के ऊपर रख दोगे तो जलाने पे ये कोई कलर नहीं शो करता है, कोई कलर नहीं शो करता है। कौन कौन? बेरिलियम और मैग्नीशियम। डू नॉट exhibit flame coloration. फ्लेम कलरेशन क्यों क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन ये है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी।
कहने का मतलब ये होता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है बेरिलियम और मैग्नीशियम का इन कंपेयर टू अदर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हम ये कह रहे हैं कि इस ग्रुप में एल्कली अर्थ मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के में इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण एक तो साइज छोटा एंड दूसरे में जो है वो इनका आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा होने के कारण द फ्लेम एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दैट अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अगर इलेक्ट्रॉन ही रिलीज नहीं होगा तो डी एक्साइटेशन कैसे होगा, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कैसे करेगा। ठीक है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी the flame energy is not sufficient to remove the electron. The flame energy is not sufficient. एक बुक में क्वेश्चन, आप लोगों के बुकलेट में क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत है, ध्यान से आप लोग पढ़ना। नॉट सफिशिएंट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बोलो। लक्ष्मी, जी सर। तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है। नहीं सर, अभी ठीक हो गया। चलो, अब ये कैल्शियम का कलर होता है, ये कैल्शियम कलरेशन शो करता है। इसका कलर जो होता है वो ब्रिक रेड कलर होता है, ईंटे की तरह लाल, ब्रिक रेड। ये जो कलर मैं लिख रहा हूं ये ब्रिक रेड कलर है। ठीक है, क्रिम्सन कलर, ये स्ट्रॉन्सियम का जो कलर होता है वह क्रिम्सन कलर का होता है। बेरियम का जो कलर होता है वह ग्रीन एप्पल कलर का होता है कि नहीं? इसमें ग्रीन एप्पल कलर, ग्रीन एप्पल देखे हो? जी सर। ग्रीन एप्पल कलर का होता है। और रेडियम जो होता है वह क्रिम्सन कलर का होता है। तो ये कलर आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो कैल्शियम का ये वाला पूछा जाता है, बेरियम का पूछा जाता है। कौन नहीं पूछा जाता है, कौन कलर नहीं शो करता ये पूछा जाता है। अच्छा, ये क्यों शो करते हैं, कलर क्यों शो करते हैं, वो मैं रीजन भी लिख दूं यहाँ पे। रीजन फॉर फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, ये एक लाइन में आप लोग से टू द पॉइंट पूछा जाता है। देखो,
मैं आप लोगों को समझा दिया हूं, बस लिख दे रहा हूं। इमिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एज ए रेडिएशन in the visual region. विजुअल रीजन में क्या होता है, ये जो एल्कली मेटल रखते हैं हम लोग, एल्कली मेटल फ्लेम के ऊपर, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उन्हें रिलीज कर देते हैं, जो विजुअल रीजन में चला जाता है, और इसीलिए वो हमें कलर दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। बोलिए, कोई किसी को डाउट? कलर तो याद ही रखना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाएंगे, अभी तक जो चल रही थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा था। अब हम लोग सीधे सीधे आएंगे अब इसके केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? जब ये रिएक्शन करें किसी कंपाउंड से या कोई एलिमेंट से, तो किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, यही सब चीजें हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी में देखना है। देखिए होता क्या है, ये एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आप लोग जानते हो इसका रीजन? कोई जो है इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर कर दे, कोई इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर कर दे, इसका मतलब वो अच्छा ही रिएक्टिव होगा। बोलो। हाँ सर। दी alkali and alkaline earth metals are highly reactive. Highly reactive. इसका रीजन, इसका रीजन देखिए, हालांकि ये सब चीजें आप लोग जान चुके हो। पहला रीजन ये है कि इसकी कम हो, आयोनाइज। दूसरा रीजन है कि लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज।
ये दूसरे हमने आप लोग बताया था कि एल्कली मेटल जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे बड़े होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? तो साइज बड़ा होने के कारण भी इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एंड थर्ड रीजन इसका ये है कि लो हीट ऑफ एटमाइजेशन, लो हीट ऑफ एटमाइजेशन, इनका हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम होता है, और हीट ऑफ एटमाइजेशन कम होने के चलते ये सब जो है वो दूसरों के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं, एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए, रीजन तो पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा। अब वन बाय वन जो है वो हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं इस एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, जिसमें सबसे पहला होगा एलिमेंट वो होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। पहला होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन, आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन जो होता है वो एल्कली मेटल से कंबाइन होके एस ब्लॉक की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। मैं फटाफट लिखते चल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिए, समझते चलिए। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ एल्कली मेटल या एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक which are highly reactive, highly reactive, electropositive in nature, सॉरी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर लिख लो, बल्कि हाईली रिएक्टिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, फॉर्म हाइड्राइड, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं आप लोग बताइए तो? मेटलिक मेटेलिक हाइड्राइड। अब मेटेलिक हाइड्राइड में भी दो तरीके का हाइड्राइड बताया था, स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड की नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड? स्टाइकियोमेट्रिक स्टाइक्यो
स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। ओके, अच्छा, अब देखिए आप लोग एक बात और, जो आप लोगों को मैं आप लोगों को बताया हूं इसके पहले कि स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड कैसे बनता है, इसके हाइड्राइड के सारे प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को उसके पहले बता दिया हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। तो बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखना बाकी है इस चैप्टर से रिगार्डिंग। इसमें से कोई भी मेटल हो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद से ये क्या बनाता है, लिथियम हाइड्राइड बनाता है, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा, अगर पोटेशियम कंबाइन होगा तो पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा, अगर सीजियम रूबिडियम कंबाइन होगा तो रूबिडियम हाइड्राइड बनाएगा, सीजियम कंबाइन होगा तो सीजियम हाइड्राइड बनाएगा। जो भी बनाएगा इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1 होगा। अच्छा, इसके बाद से मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो हाइड्राइड होते हैं ये आयनिक हाइड्राइड होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर के होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, बिहेव लाइक सॉल्ट। सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसने क्या बताया था? ये नॉन आयनिक हाइड्राइड होता है, नॉन आयनिक हाइड्राइड होता है। ओके, और अगर हम लोग इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछें, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बताओगे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड। फिर कौन? सोडियम हाइड्राइड। फिर कौन? पोटेशियम हाइड्राइड। याद है थर्मल स्टेबिलिटी को डील करने के लिए मैंने कुछ बताया था आप लोग को तरीका? हाँ सर। हाँ, इसी तरीके से बेरिलियम हो या मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो या सीजियम हो या बेरियम हो, ये हाइड्रोजन से कंबाइन होके, ये हाइड्रोजन से कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। ओके, इसमें ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, या इन्हीं को हम लोग सैलाइन हाइड्राइड के भी नाम से जानते हैं। जबकि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों के दोनों नॉन आयनिक हाइड्राइड होते हैं। अंजलि,
ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पॉलीमेरिक इन फॉर्म होते हैं, चाहे स्ट्रक्चर। टाइम रनिंग आउट हो जाए तो आप लोग जो है वो 2 मिनट के लिए और ज्वाइन करेंगे, 2 मिनट के लिए नहीं, मतलब 5-6 मिनट के लिए। इसके बाद से मैं आप लोग को बता दूं कि ये जितने भी हाइड्राइड हैं ये वाटर से रिएक्शन करते हैं। कौन वाटर से रिएक्शन नहीं करता है? जो नॉन आयनिक हाइड्राइड होते हैं उनको छोड़ के अदर सैलाइन हाइड्राइड जो होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। All these ionic hydride react with water